एक एक करके खत्म कर सके। उसके कंजूस बूढ़े पिता ने उसे युवराज पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सुयन योग्य है और वह सिंहासन के लिए होड़ करने वाले 9 ड्रैगनों का खेल खेलना चाहता था, जिसमें वह उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। सुयन ने ठान लिया था कि वह किंग सम्राट को अपने कार्यों पर पछतावा करवाएगी। उन्हें युवराज बनने और सिंहासन पर आसीन होने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब उनके मन में यह विचार नहीं रहा। यदि किंग सम्राट उसे यह नहीं देंगे तो वह सिंहासन पर कब्जा कर लेगा और सम्राट बन जाएगा। अध्याय 5 निर्दोष को फंसाना। नॉक नो नो। दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजी, जिसके बाद झाऊ गांव की आवाज सुनाई दी। महामहिम झाऊ गांव आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर आए। सुयन ने जेड को मेज पर रखा और ऊपर देखा। तभी झाऊ गांव ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने झुककर गहरी संवेदना व्यक्त की। मेरे स्वामी, आपके निर्देशों के अनुसार लूनेक ने परिचालन शुरू कर दिया है। सुयन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। लूनेटक को दुनिया की सबसे तेज तलवार बनना होगा और हम कर्मियों की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। सड़क पर घूमने वाले आवारा घुमंतू मार्शल आर्टिस्ट प्रतिभाशाली हर किसी को हमारी सेना में शामिल किया जाना चाहिए। सम्राट के बगल में तैनात शाही अंगरक्षकों में से भी अगर वे आपकी नजर में आ जाएं, तो उन्हें अपने साथ शामिल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लें। समझा? झाव गांव एक घुटने पर बैठ गया। आज से आप राजकुमार के जागीर के मुख्य प्रबंधक होंगे, जो सभी आंतरिक और बाहरी मामलों की देखरेख करेंगे। यह अधीनस्थ आपके द्वारा मुझ पर रखे गए भरोसे को नहीं तोड़ेगा मेरे स्वामी। झाव गांव ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, मुड़ा और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। सुबह शेन लिंग ए ने सुयन से सुबह की सभा में उपस्थित होने का आग्रह करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन सुयन हवेली में ही रुका रहा और हिलने से इनकार कर दिया। पूर्व सुयन चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो हमेशा सुबल की अदालत में समय पर पहुंचते थे। युवराज पद से हटाए जाने के बाद भी वे बिना किसी चूक के अदालत में आते रहे। शेन ने सुयन के सुस्त व्यवहार को हैरानी से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम वास्तव में पूरी तरह से हार मानकर सब कुछ बिखरने देना चाहते हो? शाही दरबार में सम्राट किंग ने किन के राजकुमार के लिए आरक्षित खाली स्थान पर नजर डाली और उनकी भें थोड़ी सिकुल गई। किन का राजकुमार कहाँ है? वह अनुपस्थित क्यों है? हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। बीते दिनों में पदावंती के बाद भी किनका राजकुमार अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करता रहा। क्या आज अचानक उसमें इतना साहस आ गया है? अगर वह नहीं आया है तो ऐसा ही सही। सम्राट किंग ने अपने वस्त्रों को झटक दिया। उनके स्वर में अधीरता झलक रही थी। उनकी नजरों में यह पदस्थ पुत्र एक बेकार पड़े शतरंज के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे राजकुमार ने अपने होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी और अपने बगल में बैठे तीसरे राजकुमार के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। तीसरे राजकुमार को तुरंत बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बड़े भाई को शायद पता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है। दोनों राजकुमारों ने एक
बार फिर एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिए। हम यह तो सत्ता खो चुके व्यक्ति का व्यवहार है। सातवें राजकुमार ने ठंडे लहजे में उपहास किया। शासक और प्रजा के बीच सबसे बुनियादी शिष्टाचार की भी अवहेलना करते हुए वह सचमुच अपनी मनमानी कर रहा है। कई मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हर कोई अपने अपने हिसाब किताब लगा रहा था। कुछ लोगों ने दबे स्वर में सिर हिलाया, यह मानते हुए कि किन के राजकुमार का अब पूरी तरह से अंत हो चुका है। महामहिम, मुझे एक याचिका प्रस्तुत करनी है। जैसे ही केंद्रीय सचिवालय के सचिव ने बोलना शुरू किया, विषय आखिरकार बदल गया। लेकिन हॉल के भीतर चल रही दबी हुई फुसफुसाहट पूरी तरह से शांत नहीं हुई। अदालती सत्र समाप्त होने वाला था। अनुष्ठान मंत्री वांग चेन अचानक आगे बढ़े। महामहिम, यह पुराना विषय बोलने का साहस कर रहा है। युवराज की नियुक्ति का मामला राष्ट्र की नींव से जुड़ा है और इसमें अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। जैसे ही यह शब्द कहे गए, नीचे बैठे राजकुमारों ने तुरंत अपनी मुद्रा सीधी कर ली। हालांकि उन्होंने शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब सुयन सत्ता से बाहर थी तो कौन उत्तराधिकारी का सिंहासन हथियाना नहीं चाहेगा। वास्तव में राजस्व मंत्री ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, प्रत्येक राजकुमार की अपनी अपनी खूबियां हैं। युवराज को शीघ्र ही पदस्थापित करने से राज्य की प्रजा को मानसिक शांति मिलेगी। देखने में तो यह शब्द प्रशंसात्मक प्रतीत होते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह सम्राट किंग पर दबाव डाल रहे थे। सम्राट किंग ड्रैगन सिंहासन पर सीधे बैठे थे। उनकी उंगलियां हल्के से आर्म रेस्ट को थपथपा रही थी और उनकी निगाहें अपने बेचैन बेटों पर टिकी हुई थी। दूसरे राजकुमार की त्वाकांक्षा, तीसरे राजकुमार की षड्यंत्रकारी, सातवें राजकुमार का अधीर स्वभाव। वास्तव में उनके सभी 9 पुत्र सक्षम थे। शांति के समय शासन करने और युद्ध में सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम थे। लेकिन ठीक इसी बात ने उन्हें और भी अधिक परेशान कर दिया। इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। सम्राट किंग ने शांत भाव से कहा, युवराज का पद राष्ट्र की नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं है। मुझे सावधानी पूर्वक निगरानी जारी रखनी होगी। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालने में कौन सक्षम है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, दरबार में तुरंत सन्नाटा छा गया। राजकुमारों ने अपने चेहरों पर बनावटी मुस्कान ला दी, लेकिन चुपकी से अपनी मौन प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि निगरानी की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी और उन्हें अपनी उपस्थिति को फिर से तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता थी। शाही शहर के उत्तर पश्चिमी कोने में एक परित्यक्त प्रतीत होने वाले पृथ्वी देवता मंदिर के नीचे एक गुप्त दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। कांस्य रंग के भेड़िए के सिर का मुखौटा पहने एक हत्यारा नीचे झुककर गुप्त मार्ग में घुस गया। नम दीवारों पर काई जमी हुई थी। टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में कई बड़े चूहों की परछाइयां कभी कभी इधर उधर भागती हुई दिखाई देती थी। उस गुप्त कमरे में सड़ती हुई लकड़ी और जंग की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। हत्यारे की निगाहें पूरे कमरे में घूमी और तुरंत बीच में रखे चंदन के संदूक पर टिक गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और संदूक खोला। अंदर सुनहरे रेशम से बना एक ड्रैगनुमा चोला करीने से तय करके रखा गया था और उसके बगल में एक गुप्त पत्र दबा हुआ था।
एक चतुर रणनीति हत्यारे ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। यह भौतिक साक्ष्य अकाट्य है। यहां तक कि कोई देवता भी राजद्रोह और शत्रु के साथ मिलीभगत के आरोपों को बरी नहीं कर सकता। उसने झटपट ड्रैगन के आकार के चोगे को एक विशेष जल रोधी ऑयली क्लॉथ बैग में ठूस दिया। गुप्त पत्र को अपने शरीर के करीब छिपा लिया और जाने के लिए मुड़ते समय मोमबत्ती बुझा दी। गुप्त कमरे से निकलने के बाद हत्यारा पृथ्वी देवता मंदिर के अंदर रात होने का इंतजार करने लगा। जब गोधूरी बेला की आखिरी किरण भी गायब हो गई, तभी वह मंदिर से निकला और रात के बाजार की हलचल भरी भीड़ में घुल मिल गया। शाही शहर का रात्रि बाजार जगमगा रहा था और सड़कें लोगों के आने जाने से गुलजार थी। हत्यारा अंधेरे में दबे पांव आगे बढ़ा और कुछ ही मोड़ों के बाद वह किनके राजकुमार के महल के पश्चिमी द्वार के बाहर पहुंच गया। पश्चिमी द्वार पर लगी लालटेनें रात की हवा में झूल रही थी, जहां दो पहरेदार लंबी भाले लिए सतर्क खड़े थे। यह जुकाल के अनुसार पौने घंटे का समय था। लगभग शाम 45 बजे। झांवू पसीने की बूंदों से लथपथ माथे के साथ दौड़कर वहां पहुंचा। भाई, अब शिफ्ट बदलने का समय हो गया है। तुम अकेले क्यों हो? तैनात गार्ड ने भये चढ़ाकर उसे गौर से देखा। दूसरे व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं थी। वह शौचालय में है और थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। जाऊं हूं। गार्ड के कंधे पर थपथपाया। उसका लहजा परिचित और अनौपचारिक था। आप पहले आराम कर लीजिए, मैं यहां पोस्ट संभाल लेता हूं। गार्ड के चले जाने के बाद झाऊ ने झटपट एक तांबे की सीटी निकाल ली। शश उसने दो छोटी छोटी फुहारें मारी। दीवार के निचले हिस्से में मौजूद छाया से हत्यारा एक काले पैंथर की तरह झपटा। जल्दी से मेरे पीछे आओ। बिना कुछ और कहे झाऊ ने हत्यारे को कोने वाले गेट से बाहर खींच लिया। एक अव्यवस्थित गलियारे से गुजरते हुए उसने पहरेदारों के कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे फेंक दिया। इसे पहन लो। अध्ययन कक्ष सबसे पूर्वी छोर पर है। रास्ते में जरा भी आवाज मत करना। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर गश्ती दल ने हमें पकड़ लिया तो उसे अपनी बात पूरी करने की जरूरत नहीं थी। हत्यारा पहले ही बड़ी आसानी से वर्दी पहन चुका था। दोनों तेजी से आगे बढ़े। एक घुमावदार गलियारे को पार किया और अब अध्ययन कक्ष उनकी पहुंच के भीतर था। इस दौरान हवेली के मुख्य हॉल में सुयन एक आलीशान कुर्सी पर लेटा हुआ था और पैर मोड़कर चाय पी रहा था। झांव गांव उसके बगल में अकड़ी हुई खड़ी थी। अचानक सुयन ने अपनी चाय का कप मेज पर जोर से पटक दिया। उसकी मोहे सिकुड़ गई। अब वह शियान ग्रैंड मास्टर बन चुका था। पूरा महल मानो निगरानी तंत्र से लेस लग रहा था। कुछ ही क्षण पहले एक अजीब सी आभा स्पष्ट रूप से अंदर समा गई थी। यह आभा किसी साधारण दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की थी। निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो हवेली के आम गार्डों के पास हो। झाऊ गांव हमारे महल में एक चूहा है। सुयन ने अपने होठों को एक रहस्यमय मुस्कान में मोड़ा। झाऊ गांव दंग रह गया। मेरे स्वामी, मैं तुरंत आदमियों को लेकर इसे पकड़ने जाऊंगा। वह चिल्लाया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। घबराने की क्या जरूरत है? सुयन ने आलस से उठते हुए उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। पहले देखते हैं कि यह चूहा क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। यहां चुपके से घुसने की हिम्मत तो देखो।
हाथ बांधे हुए वह धीरे धीरे अध्ययन कक्ष की ओर चलने लगा। झांव गांव तेजी से दौड़कर उनके पीछे अध्ययन कक्ष के बाहर चला गया। झांवू गर्म तवे पर चींटी की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थी। अंदर जाकर हत्यारे ने तेजी से फर्श की एक टाइल उठाई। ड्रैगन के वस्त्र और गुप्त पत्र वाले ऑयली क्लॉथ के पैकेट को छिपे हुए डिब्बे में ठूस दिया और जल्दी से टाइल को वापस रख दिया। क्या आपका काम पूरा हो गया? झांऊ इतना बेचैन था कि उसने अपना पैर पटका। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। हत्यारे ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जाओ का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, पीछे हटो। दोनों दीवार से लिपटकर हवेली के बाहर की ओर सरक गए, इस डर से कि एक पल की देरी भी पकड़े जाने का कारण बन सकती है। झांव ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि इस बार वे पूरी तरह से पकड़ में न आने में कामयाब रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अध्ययन कक्ष से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पत्थर के बगीचे के पीछे सुयन और झांव गांव ने पूरे दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा था। झांव गांव, इस हवेली में हमारा एक जासूस है। सुयन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में उपहास किया। क्या अभी अभी गार्ड की वर्दी पहने हुए वह व्यक्ति पश्चिमी द्वार का झावू नहीं था? उसे बाद में पकड़ लेना। मैं उससे ठीक ठीक पूछना चाहता हूं कि उसने किससे रिश्वत ली, साथ ही दूसरे व्यक्ति का पीछा करने के लिए किसी को भेज दो। जैसा आपका आदेश हो। झांव गांव ने आदेश स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उन्होंने अभी अभी हवेली के मामलों का कार्यभार संभाला ही था कि किसी ने उनकी नाक के नीचे ही साजिश रचने की हिम्मत कर ली। लगता है वे लोग जीने से सचमुच उग चुके हैं। दूसरी ओर झांऊ घबराकर वापस पश्चिमी द्वार पर स्थित अपने पथ पर लौट आया। उसी शिफ्ट में तैनात गार्ड ने उसे घूर कर देखा। झांऊ, तुम कहाँ भाग गए थे? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फोन किया था लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए। अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे शौचालय की ओर भागना पड़ा। झांऊ ने झूठ बोला लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में लगातार ठंडक महसूस हो रही थी। दीवार फांदकर हवेली से भागने के बाद हत्यारा तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। वह कुछ देर तक दीवार के सहारे किनारे दौड़ा, फिर अचानक रुक गया और अपना सिर घुमाकर अंधेरे में झांका। यह पुष्टि करने के बाद कि वह अकेला है, उसने तुरंत दिशा बदल दी और दौड़ते हुए छत की टाइलों पर बिना एक भी आवाज किए कई दीवारों को फांद लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 3 दीवारों की दूरी पर चांदी का मुखौटा पहने मियू ने एक छत पर बैठा था। उसका काला चोला हवा में जोर से लहरा रहा था। उसने अपने हठ सिकोड़ लिए। मेरे सामने यह छोटी मोटी चालें चलने की कोशिश कर रहे हो। मीन ने अपने पैर की उंगली थपथपाई और हल्के से तैरते हुए पीछा किया। आगे दौड़ रहे उस हत्यारे को देखकर जो बेकाबू होने का दिखावा करते हुए हौफ रहा था। मीहू ने उपहास किया, जितना चाहो भाग लो, तुम्हें अपने कर्मों का फल जल्द ही मिल जाएगा। अध्याय 6 षड्यंत्र का पर्दाफाश। अध्ययन में सुयन गुरुजी की कुर्सी पर एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठा था और धीरे धीरे अपने हाथ में जद तीरंदाज की अंगूठी घुमा रहा था।
अचानक दरवाजे के बाहर से दस्तक सुनाई दी। गुरुजी, झाऊ को लाया गया है। झाऊ गांव की आवाज दरवाजे से सुनाई दी। प्रवेश करना, सुयन ने लापरवाही से जवाब दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और झाऊ गांव ने झाऊ की पीठ पर जोरदार लात मारी, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ा। झाऊ बुरी तरह गिरा। नीली ईंटों के फर्श पर टकराने से उसके घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। जब उसने ऊपर देखा और सुयन की बर्फीली निगाहों से मिला तो वह कांपने लगा। आप झाऊ हैं? सही कहा ना? मैं सचमुच झाऊ हूं। झाऊ हकलाते हुए जवाब देने लगा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई थी। राजकुमार यह जानना चाहते हैं कि आपने राजद्रोह क्यों किया। मुझे स्पष्टीकरण दीजिए। सुयन ने जेड से बनी तीरंदाज की अंगूठी को मेज पर पटक दिया, जिससे झाऊ चौंक गया। झाऊ बार बार घुटने टेक कर प्रणाम कर रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। महामहिम, मुझे बख्श दीजिए। उन लोगों ने मेरी पत्नी, बच्चों और बुजुर्गों को बंदी बना लिया है। अगर मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो वे क्या आपको सच में लगता है कि उस काम को पूरा करने में उनकी मदद करने के बाद आपका परिवार सुरक्षित वापस लौट आएगा? सुयन ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? तुम जिसे हवेली में लाए हो उसका इरादा क्या है? महामहिम, मुझे सचमुच नहीं पता। मुझे तो बस उस व्यक्ति को अंदर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। झाऊ के चेहरे पर दयनीय भाव थे। उसका चेहरा नाक की गंदगी और आंसुओं से सना हुआ था। सुयन ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, खड़ी हुई और झाऊ की ओर इशारा करते हुए बोली, झाऊ, मैंने तुम्हें अच्छा खाना पीना खिलाया। क्या तुम मुझे इसी तरह चुकाते हो? उसने झाऊ गांव की ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडी हो गई। इसे साफ करो। हाँ मास्टर। झाऊ गांव ने अपनी हथेली में आंतरिक शक्ति समेटते हुए आगे कदम बढ़ाया। एक जोरदार प्रहार से उसने झाऊ के सिर पर वार किया। झाऊ को चीखने का भी समय नहीं मिला। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बाहर घसीटकर भेड़ियों के सामने फेंक दो, सुयन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जैसे ही झाऊ के शव को दरवाजे से बाहर ले गया, सुयन ने भी चढ़ा ली और अध्ययन कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। अलमारियों पर रखी प्राचीन पुस्तकें बड़े करीने से व्यवस्थित थी और पहली नजर में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि अन्य किसी भी वस्तु को छेड़ा गया है। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि घुसपैठिया जिसने इतना बड़ा खतरा मोड़ लिया था, खाली हाथ नहीं जा सकता था। यह अजीब है। सुयन ने अचानक देखा कि एक नीली ईंट की जोड़ वाली जगह पर थोड़ी सी ताजी मिट्टी चिपकी हुई है। वह करीब से देखने के लिए नीचे झुक गया। यह तो हमेशा से यही था। सुयन ने अपनी उंगलियां दरार में डाली और अचानक ईंट को ऊपर उठा दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया। उनकी आंखें सिकुड़ गई। दरअसल उनके अपने अध्ययन कक्ष में एक ऐसा तंत्र छिपा हुआ था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सुयन ने तेल लगे कागज के पैकेट को बाहर निकाला और उसे खोला, जिसमें एक शाही ड्रैगन का वस्त्र और एक पत्र निकला। उसने उनके नीचे दबी चिट्ठी का पन्ना बाहर निकाला। किन के राजकुमार सुयन और महान लिया के बीच गुप्त समझौता शब्द ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। पत्र में स्पष्ट रूप से
आदान प्रदान की गई रसद की मात्रा सैनिकों की तैनाती का विवरण था और अंत में उस पर एक जाली निजी मुहर भी लगी हुई थी। कितनी चालाकी है! गुस्से में आकर सुयन ने चिट्ठी को मेज पर पटक दिया। मुझे राजद्रोह जैसे जघन्य अपराध में फंसाना, इस तरह की जटिल साजिश को केवल मेरे प्यारे भाई ही अंजाम दे सकते हैं। सुयन ने अपनी कलाई को हल्के से झटका देते हुए चमकीले पीले रंग के ड्रैगन वाले वस्त्र को अपने स्थानिक आयाम में समाहित कर लिया। इस साजिश के मास्टरमाइंड के पास बेहतरीन तरीके थे। साजिश की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे कल सुबह की अदालती सुनवाई के दौरान अपना हमला शुरू करेंगे। गुप्त रूप से शाही वस्त्र धारण करना और शत्रु राज्य के साथ मिलीभगत करना, इनमें से कोई भी आरोप मृत्युदंड का पात्र है। सम्राट किंग विश्वासघात से घृणा करते थे, यहां तक कि अपने ही खून के रिश्ते के लिए भी वे बिना किसी झिझक के जल्लाद की तलवार उठा लेते। शाही परिवार में पिता पुत्र के बीच किस प्रकार का स्नेह मौजूद है। जब वह सोच रहा था तभी दरवाजे से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई और झाऊ गांव चुपचाप अंदर घुस गया। मालिक, शव का निपटान कर दिया गया है, इस पर एक नजर डालें। सुयन ने गुप्त पत्र को मेज पर फेंक दिया। झाव गांव ने उसे खोला और अंदर लिखी बातों को पढ़ते हुए गहरी सांस ली। छी, यह साफ तौर पर तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। अगर महाराज को इसके बारे में पता चल गया तो तुम सो मुंह से भी अपना नाम साफ नहीं कर पाओगे। 9 छोटे भाई सुयन ने ताना मारा। राजकुमार के रूप में मेरा पद अभी अभी समाप्त हुआ है और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। शैडो नेट को उनके हर कदम पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दें। साथ ही क्या यह हत्यारे का पीछा करने वाले व्यक्ति को भेजा गया है? मीन खुद गया था, झाऊ गांव ने उसे आश्वस्त किया। वह नेट ऑफ शैडोज का शीर्ष हत्यारा है। वह 3 फीट जमीन खोदकर भी मास्टरमाइंड को बाहर निकाल सकता है। यह इतना आसान नहीं होगा। सुयन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ऐसा जाल बिछाने में सक्षम व्यक्ति इतनी आसानी से खुद को उजागर नहीं करेगा। हत्यारा शायद सिर्फ एक मोहरा हो जिसे अंधेरे में रखा गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह अदालत में हम देखेंगे कि वे मस्करे कैसा प्रदर्शन करते हैं। झाऊ गांव ने मुट्ठी भी ली। गुरुजी, निश्चिंत रहिए, छाया का जाल सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। सुयन ने हल्के से सिर हिलाया और उसे विदा करने के लिए हाथ उठाया। शहर के पूर्वी जिले की एक पुरानी गली के भीतर हत्यारा एक साधारण से दिखने वाले दूसरे टाइलों वाले आंगन में घुस गया। उसने सतर्कता से चारों ओर नजर डाली और यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। मीन पास की छत पर उकड़ू बैठा था। उसकी निगाहें लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई थी। 3 गलियों तक हत्यारे ने एक भी गलती नहीं दिखाए, ना कोई चक्कर लगाया, ना कोई छिपा हुआ संकेत दिया, यहां तक कि क्षण भर के लिए भी निगाहों का आदान प्रदान नहीं किया। काफी अनुभवी खिलाड़ी मीहू ने अपने हंठ चाटे। अब उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। पैर के अंगूठे से हल्की सी थपथपाहट के साथ वह एक प्रेत की तरह दीवार के आधार तक उतर गया। घर के अंदर से हत्यारे के कपड़े उतारने की आवाज आ रही थी। अचानक हत्यारे की गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। ठंडे भय की एक लहर उसके सिर के शीर्ष तक दौड़ गई। वह झट से पलट गया
और अपनी छोटी कटार पकड़ ली। लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, एक दबी हुई सी आवाज सुनाई दी जब एक चांदी की सुई दरवाजे के पैनल को भेदते हुए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर स्थित एक महत्वपूर्ण दबाव बिंदु पर सटीक रूप से जा लगी। हत्यारे की आंखें ऊपर की ओर घूम गई और वह जमीन पर आगे की ओर गिर पड़ा। उसकी छोटी सी कटार नीली ईंट पर गिरकर बिखर गई। मीन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुसते हुए अपने पैर से हत्यारे की पीठ को हल्का सा धक्का दिया। तेज प्रतिक्रिया अफसोस उसने एक हाथ से हत्यारे को कॉल से पकड़ा, उसे बोरी की तरह अपने कंधे पर लादा और पलक झपकते ही घनी रात के अंधेरे में गायब हो गया। राजकुमार के महल की कालकोठरी में हवा में दुर्गंध भरी हुई थी और तेल के दीपक की रोशनी से नम दीवारों पर विकृत परछाइयां बन रही थी। हत्यारे को लोहे की जंजीरों से यातना देने वाले यंत्र से लटका दिया गया था। उसका सिर कमजोरी से लटक रहा था। मीऊ ने एक लकड़ी की बाल्टी उठाए और छप छप की आवाज के साथ हत्यारे के सिर पर कंपा देने वाला ठंडा पानी डाल दिया। हत्यारा बुरी तरह घुट गया और होश में आया। धुंधली आंखों से झाऊ गांव का गंभीर चेहरा देखते ही उसने सहज ही उसे दांतों से दबाया पर कुछ नहीं मिला। अपनी मेहनत बचाओ, झाऊ गांव ने ताना मारा। हमने तुम्हारे दांतों से जहर बहुत पहले ही निकाल दिया था। आप लोग कौन हैं? आपने मेरा अपहरण क्यों किया? हत्यारा कर्कश आवाज में दहाड़ा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। दिलचस्प, झाव गांव ने 2 कदम आगे बढ़ाए। क्या राजकुमार के महल से निकलते ही तुम सब कुछ भूल गए? ड्रैगन का चोला छुपाना और गुप्त पत्र रखना। तुमने यह काम बड़ी सफाई से किया। हत्यारे की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने रास्ते की 3 बार जांच की थी और दीवार फांदते समय उसने छत की एक भी टाइल नहीं हटाई थी। वह कैसे पकड़ा जा सकता था? तुम्हें आदेश किसने दिया था? झाव गांव ने हत्यारे की ठुड़ी ऊपर उठाई। मुझे नहीं पता। हत्यारे ने अपना चेहरा झटक कर दूसरी तरफ कर लिया। कठोर खेल रहे हो? झाऊ गांव ने मीन को इशारे से संकेत दिया। मीन ने एक भयावह मुस्कान दी और अपनी कमर से एक कपड़े की थैली निकाली, जो अलग अलग लंबाई की हड्डियों की सुइयों से भरी हुई थी, जैसे ही जहर से भरी पहली चांदी की सुई हत्यारे के कान से लगी। कालकोठरी के सन्नाटे में एक भयानक चीख गूंज उठी। 15 मिनट बाद हत्यारा सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। उसके नाखूनों के नीचे से खून रिस रहा था। उसमें दया की, भीख मांगने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बोलूंगा, वह भूतिया चेहरे वाला आदमी था। मैं वुल्फगार्ड का हत्यारा हूं। हर कोई सिर्फ मास्टर के संकेत को पहचानता है। किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा है। कृपया मुझे जल्दी से मौत दे दो। झावगा और मीहू ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसा कि उनके गुरु ने भविष्यवाणी की थी। इस व्यक्ति को असली साजिशकर्ता का पता नहीं था। जिंदा रहने पर वह किसी काम का नहीं है। उसे झाऊ के पास भेज दो। शब्द पूरे होने से पहले ही मीन की लोहे जैसी हथेली हत्यारे की खोपड़ी पर जोर से पड़ी। एक धीमी सी आवाज के बाद लाश खून के तालाब में तड़पती हुई नीचे गिर पड़ी। आदेश आगे पहुंचा दो। झाव गांव ने आदेश दिया। छाया के जाल को 9 राजकुमारों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
इसके अलावा वुल्फ गार्ड से संबंधित सभी गुणों की जांच करो। मी एक घुटने पर बैठ गई। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। इस बार हम मास्टरमाइंड को जरूर बाहर निकाल लाएंगे। अध्याय 7। राजद्रोह के आरोप में किन के राजकुमार पर महाभियोग चलाना। अगले दिन भोर की पहली झलक से आकाश हल्का होने लगा था। रात का घना अंधेरा अभी पूरी तरह से छटा नहीं था और ठंडी चांदनी सुबह की हल्की रोशनी के साथ घुल-मिल रही थी। शाही महल के लाल पक्षी द्वार के बाहर पहले से ही एक चहल-पहल भरा दृश्य देखने को मिल रहा था। साफ सुथरे दरबारी वस्त्रों में सजे नागरिक और सैन्य अधिकारी भोर से पहले की धुंधली रोशनी में सुबह की अदालती सुनवाई की प्रतीक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। प्राचीन काल में एक अधिकारी होना आसान नहीं था और दाखिल में तो यह और भी कठिन था। अधिकारियों को हर दिन भोर से पहले उठना पड़ता था। नींद से जूझते हुए सावधानी पूर्वक अपने आधिकारिक वस्त्र तैयार करने और अपने पद चिन्ह धारण करने पड़ते थे। जल्दी से और सादा नाश्ता करने के बाद वे घोड़े पर सवार होकर शाही महल की ओर दौड़ पड़ते थे। तेज हवा, बारिश, भीषण ठंड या चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भी काम में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती थी। सम्राट किंग अत्यंत सजग थे। वे साम्राज्य के मामलों से अवगत रहने और दरबार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिदिन बिना किसी चूक के दरबार लगाते थे। इसका मतलब यह था कि अदालत के अधिकारी साल भर मुर्गियों से भी जल्दी उठने जैसा जीवन जीते थे, जिससे उनके लिए आराम से सोना भी एक विलासिता बन गया था। इस समय सिंदूरी पक्षी द्वार के सामने शाही राजकुमार सबसे आगे खड़े थे। सभी ऊर्जावान दिख रहे थे। ऊपरी तौर पर वे सौहार्दपूर्ण भाव से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई तीक्ष्णता झलक रही थी, क्योंकि वे चुपके से एक दूसरे को परख रहे थे। शानदार राजसी वस्त्रों में सजे नागरिक अधिकारी एक तरफ करीने से खड़े थे। हाल के राजनीतिक मामलों पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे और कभी-कभी अक्लों से भरी निगाहों से राजकुमारों की ओर देख रहे थे। कवचधारी सैन्य अधिकारी दूसरी तरफ सीधे और ऊंचे खड़े थे, मौन थे और उनके चेहरे पर एक प्रकार की कठोरता झलक रही थी। डाकिन के राजकुमारों के लिए दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन हाल ही में एक भी राजकुमार अनुपस्थित रहने का साहस नहीं कर रहा था। हर कोई सम्राट के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। आखिरकार युवराज का पद केवल एक ही था और हर कोई इसके लिए जी जान से होड़ कर रहा था। इसके अलावा डाकिन राजवंश में एक नियम था। जागीर मिलने से पहले राजकुमार राजधानी नहीं छोड़ सकते थे। जागीर मिलने का समय पूरी तरह सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। कुछ राजकुमारों को तो उनकी मृत्यु तक जागीर मिलने का फरमान ही नहीं मिला। इतिहास के अन्य राजवंशों के विपरीत डाकिन राजवंश का अपने अधीन राजाओं पर असाधारण रूप से सख्त नियंत्रण था। स्वयं को किन का राजकुमार नियुक्त करना सम्राट किंग का दुनिया को चुप कराने का एक तरीका था। आखिरकार युवराज का पद समाप्त किए जाने के समय सुयन ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। सम्राट किंग ने जनमत को शांत करने और व्यापक चर्चाओं को दबाने के लिए मुआवजे के रूप में किन के राजकुमार की उपाधि प्रदान की। माओ के समय के अनुसार पौने घंटे सुबह पौक 45 बजे पर एक तेज चरम राह की आवाज के साथ भारी लाल रंग के महल के द्वार धीरे धीरे दोनों ओर खुल गए। महल के द्वार पर पहरा दे रहे हिजड़े ने तीखी आवाज में पुकारा,
सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित हो जाओ। अधिकारियों ने अपने वस्त्र ठीक किए और एक एक करके अंदर दाखिल हुए। दूसरी ओर किम के राजकुमार के निवास के अंदर सुयन ने पहले ही अपनी ऊनी रजाई हटा ली थी और सुबह जल्दी उठकर बैठ गया था। उसने नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और उसकी ताजी खुशबू लिए सुबह की ठंडी हवा अंदर आ गई। आकाश में सुबह की सुनहरी रोशनी ने बादलों को नारंगी लाल रंग में रंग दिया। अपनी मांसपेशियों को फैलाते और ढीला करते हुए सुयन मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। महामहिम, आप आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? शेन तांबे का एक कटोरा लिए गलियारे के कोने से निकली और सुलन को जोश से भरा देखकर वह उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। महल से कोई मुझे बुलाने आएगा? थोड़ी देर में सुयन ने लापरवाही से अपनी आस्तीन ठीक करते हुए कहा, जाओ थोड़ी हल्की दलिया बना लो और 2 अंडे तल लो। यह नौकरानी अभी जाती है। शेन ने झुककर अभिवादन किया और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। सुयन के मुख्य हॉल में गुरु के आसन पर बैठते झाव गांव चुपके से अंदर आ गया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, कल रात हत्यारे से पूछताछ करते समय उसे केवल इतना पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता का नाम मास्टर था और वह उल्फगार्ड हत्यारे संगठन से संबंधित था। उस व्यक्ति से निपट लिया गया है। वुल्फगार्ड सुयन की आंखों में निर्मता की झलक दिखाई दी। जियान गहू के 3 प्रमुख हत्यारे संगठनों में से एक वाकई बहुत साहसी। अगर उन्होंने यह काम करने की हिम्मत की है तो उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। झाओ गांव वुल्फगार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आदेश जारी करो। अब समय आ गया है कि जियांगू लोवांग का नाम जाने। समझ गया। झाओ गांव ने मुट्ठी जोड़कर सहमति जताई। आपके अधीनस्थ ने सभी गुप्त एजेंटों को तैनात कर दिया है। वुल्फगार्ड के गढ़ का पता लगते ही हम अचानक हमला कर देंगे। सुयन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसकी निगाहें झागाव पर टिक गई। यह व्यक्ति अपने काम में बेहद सावधानी बरतता था। वह दुश्मनों से पूछताछ करने में निर्दय हो सकता था और मुखबिरों की व्यवस्था करने में भी विचारशील था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में किन शिवांग द्वारा उसे बहुत महत्व दिया गया था। यदि प्रणाली द्वारा बुलाए गए पात्रों की वफादारी अधिकतम न होती तो इतने विशाल खुफिया नेटवर्क को संभालने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति स्वर्णिम नागरिक और सैन्य अधिकारी 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से खड़े थे और नौशाही राजकुमार भी सम्मानपूर्वक उनके सामने खड़े थे। सम्राट किंग ऊंचे ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए बेहद थके हारे लग रहे थे। इस वर्ष उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी और एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनका शरीर बेहद मजबूत होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। हाल के वर्षों में राजकोष हित के बाद एक मुसीबतों से घिरा रहा। विभिन्न क्षेत्रों में अकाल और भ्रष्ट अधिकारियों जैसी आंतरिक आपदाएं और शत्रु देशों से बाहरी उकसावे। सम्राट किंग को इन परेशानियों से प्रतिदिन जूझना पड़ता था और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। युद्ध में लगी उनकी जवानी की पुरानी चोटें समय समय पर उभर आती थी, जिससे उनका शरीर समय के साथ कमजोर होता चला गया था। अब वे एक बुझते हुए तेल के दीपक की तरह दिखते थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने समय तक टिक पाएंगे। उसके बगल में बैठा ऊंची आवाज में बुदबुदाया, जिनके पास कोई बात बताने के लिए हो वे आगे आए, अन्यथा अदालत स्थगित की जाती है।
प्रधानमंत्री लियो बायन ने अपना राजसी वस्त्र ठीक किया, आगे बढ़े और झुककर कहा, महाराज दक्षिणी विद्रोही एक बार फिर जियांग में उपद्रव मचा रहे हैं। आगजनी हत्या और लूटपाट कर रहे हैं, जिससे आम जनता विस्थापित हो गई है। उनके अपनी बात पूरी करने से पहले ही ड्रैगन सिंहासन पर विराजमान सम्राट किंग को जोर से खांसी आने लगी। यह विद्रोही बदमाश सम्राट किंग हौसते हुए बोले, उनकी धुंधली आंखों में क्रोध की चमक। हमने पिछले साल ही एक लहर को दबाया था और अब यह फिर से उभर आए हैं। मंत्री वान उन्होंने युद्ध मंत्री वांगतियान की ओर मुड़कर कहा, बताएं क्या किया जाना चाहिए। वांगतियान आगे बढ़ा, मुट्ठी भींची और जोर से बोला, महाराज विद्रोहियों को बार बार दबाया जाता है, लेकिन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता। यह सब स्थानीय अधिकारियों द्वारा शांति व्यवस्था को ठीक से न संभालने के कारण होता है। आपका विनम्र सेवक आपसे राजधानी से दक्षिण की ओर 20,000 विशिष्ट सैनिकों को भेजने का शाही आदेश देने का निवेदन करता है। हम निश्चित रूप से विद्रोही नेताओं को मार डालेंगे, उनके हथियार और रसद जब्त कर लेंगे और फिर सक्षम अधिकारियों को क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भेजेंगे। तभी हम भविष्य की समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। उनकी आवाज गूंजती हुई घंटी की तरह थी, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। यह सुनकर सम्राट किंग के वृद्ध चेहरे पर राहत की झलक दिखी और उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मंत्री वान की बातें बिल्कुल सही हैं। मेरा आदेश पहुंचा दीजिए। वान्यान को विद्रोह दमन का महासैनिक नियुक्त कीजिए और राजधानी से दक्षिण की ओर तुरंत 20,000 सैनिक भेजिए। आपको 3 महीने के भीतर विद्रोहियों का सफाया करना होगा। राजस्व मंत्रालय द्वारा आवश्यक रसद और उपकरण बिना किसी देरी के पूरी तरह से तैयार किए जाएं। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, याद रख, डाकुओं को दबाने के साथ को भी संतुष्ट रखना होगा। इसके बाद अन्य मंत्रियों ने स्थानीय आपदाओं और करों जैसे विभिन्न मामलों पर क्रमिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की और अदालत का माहौल गंभीर था। अचानक मुख्य सेंस ली हुई अचानक बाहर निकले, अपनी आस्तीनें झटक कर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, महाराज आपके विनम्र सेवक को एक अत्यावश्यक बात बतानी है। सम्राट किंग ने अपनी पलकें उठाई। बोलो, आपका विनम्र सेवक किन के राजकुमार सुयन पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए महाभियोग चलाना चाहता है। यह शब्द सुनते ही स्वर्णिम शाही महल में मानो बिजली कड़क उठी। पहले तो सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी स्तब्ध रह गए, फिर कानाफूसी की लहर दौड़ गई। कुछ ने गहरी सांस ली, कुछ ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया और यहां तक कि 9 राजकुमार भी एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखने लगे। सम्राट किंग की पहले से आधी बंद आंखें पल भर में चौड़ी हो गई और उनके ड्रैगन चोगे के नीचे उनके हाथ मुट्ठी में कस गए। तुमने क्या कहा? ये हुई की आवाज बुलंद और स्पष्ट थी। महाराज कृपया जांच कीजिए। आपके विनम्र सेवक को कल रात एक गुप्त सूचना मिली है कि किंग के राजकुमार सुयन गुप्त रूप से ड्रैगन वस्त्र धारण किए हुए हैं और दालियांग के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपका विनम्र सेवक इसे छुपा नहीं सकता। उसने अपनी आंखों के कोने से राजकुमारों के बदलते भावों की एक झलक देखी और मन ही मन प्रसन्न हुआ। जब तक सुयन को पद से नहीं हटाया जाता, वह प्रमुख योग्य अधिकारी होगा और उसके बाद से दरबार में जो कोई भी उसे
कमाकने की हिम्मत करेगा वह मुख्य सेंसर होगा। बेबुनियाद आरोप रीति रिवाजों के। उपमंत्री अचानक बाहर आ गए। सेंसरेट के महाभियोग के लिए ठोस सबूत चाहिए। क्या लॉर्डली के पास कोई ठोस सबूत है? निजीत्वाकांक्षा के चलते शाही परिवार के किसी सदस्य को फंसाने की कोशिश न करें। ली हुई ने जमीन पर सिर झुकाया और अचानक उसकी आवाज तेज हो गई। अगर महाराज को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप तुरंत किन के राजकुमार को महल में आमने सामने बुला सकते हैं। ड्रैगन के वस्त्र और गुप्त पत्र किंग के राजकुमार के निवास में छिपे हैं। महाराज शाही नगर रक्षकों को भेजकर खोजबीन करवा सकते हैं। सम्राट किंग का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे। राजकुमार सुयन को तुरंत महल में बुलाओ। फिर उन्होंने अचानक समारोह निदेशालय के महापुजारी की ओर मुड़कर कहा, मेरा आदेश पहुंचाओ। शाही नगर रक्षक दल के कमांडर को आदेश दो कि वे स्वयं एक टुकड़ी के साथ किन के निवास पर तलाशी के लिए जाएं। स्वर्णिम शाही महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ राजकुमारों ने मन ही मन खुशी जाहिर की, जबकि अन्य ने हैरानी का दिखावा किया। मंत्रियों को भली भांति पता था कि यह मामला संभवतः किन के राजकुमार को फंसाने की साजिश थी, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। यदि किंग के राजकुमार के निवास से वाकई ड्रैगन के वस्त्र और गुप्त पत्र मिल जाते तो राजद्रोह का आरोप पुष्ट हो जाता। उस स्थिति में किंग के राजकुमार के पक्ष में बोलना स्वयं के पतन का कारण भी बन सकता था। सम्राट किंग हमेशा संदेहवादी थे और किसी को बख्शने के बजाय उसे मार डालना पसंद करते थे, भले ही किंग के राजकुमार पर गलत आरोप लगाया गया हो। सबूत पेश किए जाने पर सम्राट किंग स्थिति को स्थिर करने के लिए संभवत सबसे पहले उससे निपटते, इसलिए कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अध्याय 8 अदालत में एक भयंकर टकराव। किंग के राजकुमार का निवास स्थान सुयन मुख्य हॉल की भव्य कुर्सी पर आराम से बैठा था। एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था और धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। इस साजिश के मुख्य साजिशकर्ता ने सबूत प्लांट करने के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसका मकसद अदालती सत्र के दौरान उसके लिए जाल बिछाना था। आज कोई ना कोई जरूर हंगामा खड़ा करेगा और सम्राट किंग उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने के लिए जरूर लोगों को भेजेंगे। जामवगाम एक तरफ सख्ती से खड़ा था। उसकी आंखें सतर्कता से बाहर की ओर देख रही थी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रवेश द्वार पर तैनात गार्ड ने अपनी आवाज को तनाव देकर चिल्लाते हुए कहा, महल से कोई आया है। जैसे ही यह शब्द कहे गए, एक तीखी आवाज वाला हिजरा अंदर आया। उसके पीछे शाही नगर ब्यूरो के 1 दर्जन से अधिक कांस्टेबल थे। हिजड़े ने बनावटी मुस्कान के साथ झुककर प्रणाम किया। महामहिम किन के राजकुमार, आपको तत्काल महल में बुलाया जा रहा है। शाही नगर ब्यूरो को निवास स्थान की तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सुयन बिना किसी हड़बड़ी के उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं अब आपके साथ चलता हूं। फिर वह निवास के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उसका सहयोग देखकर हिजड़े ने तुरंत हाथ हिलाकर अपनी तीखी आवाज में आदेश दिया, हर चीज की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी कोना मत छोड़ना। खासकर अध्ययन कक्ष, अपना सारा ध्यान वहीं केंद्रित करो।
समझा? इंपीरियर सिटी ब्यूरो के कर्मियों ने जवाब दिया और तुरंत हर तरफ खोजबीन शुरू कर दी। हिजड़े ने संतुष्टि से सिर हिलाया और सुयन के पीछे चल पड़ा। स्वर्ण लुवान हॉल। सम्राट किंग ड्रैगन सिंहासन से टेक लगाकर बैठे थे। उनकी उंगलियां आराम से आर्म रेस्ट पर थपथपा रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्हें एक पल के लिए भी विश्वास नहीं था कि सुयन ड्रैगन के वस्त्र छिपा रही थी या ग्रेट लिया के साथ मिलीभगत कर रही थी। अगर सुयन सचमुच विद्रोह करने की योजना बना रहा होता तो उसने हर जगह तैनात किए अपने मुखबिरों को बहुत पहले ही इसकी सूचना दे दी होती। शाही गुप्त पुलिस अक्षम नहीं थी। भला इसका कोई सुराग कैसे नहीं मिला? हालांकि उन्हें गहन जांच का दिखावा बनाए रखना पड़ा। यदि वास्तव में किन के राजकुमार के निवास से तस्करी का सामान बरामद होता तो उनके पास न्याय के लिए अपने रिश्तेदारों की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक निर्णायक सम्राट अंततः अपने आप को एक घातक कमजोरी में फंसा हुआ पाएगा। भले ही सुयन उनका अपना बेटा होता, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता तो उन्हें ही यह करना पड़ता। किन के राजकुमार का आगमन हुआ। हॉल के बाहर हिजड़े की घोषणा की आवाज धीमी पड़ते ही सुयन ने अपने अजगर अनुमाचोगे का किनारा उठाया और गोल्डन लुवान हॉल में प्रवेश किया। वह शाही सीढ़ियों के नीचे रुका और झुककर प्रणाम किया। ना तो विनम्रता का भाव दिखाया और ना ही अहंकार। आपका पुत्र सुयन सम्राट पिता को प्रणाम करता है। सम्राट किंग ने अपनी उंगली से ड्रैगन सिंहासन के आर्म रेस्ट को छुआ। उनकी धुंधली निगाहें सुयन पर टिकी थी। किंग के राजकुमार मुख्य सिंस ली हुई ने राजद्रोह के आरोप में आप पर महाभियोग चलाया है। उनका दावा है कि आप गुप्त रूप से ड्रैगन वस्त्र धारण करते हैं और महान लिया के साथ मिलीभगत करते हैं। आप इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? सुयन की भे थोड़ी उठी और उसका लहजा स्पष्ट था। पिता सम्राट, कृपया स्पष्ट निर्णय लें। यह बिल्कुल झूठ है। आपका पुत्र राजद्रोह का ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा होगा। यदि सम्राट पिता मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो हम शाही नगर बयूरों की खोज के परिणामों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। दरबार में मौजूद मंत्रियों ने किन के राजकुमार के शांत व्यवहार और घबराहट की कमी को देखते हुए मन ही मन फुसफुसाया। ऐसा लगता है कि यह आरोप सच नहीं हो सकता है। सबसे पहले धार्मिक अनुष्ठान मंत्री आगे आए। वे पूर्व युवराज के सेवक थे और दिवंगत ड्यूक छेबुओ के ही गुद से थे। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, किन के राजकुमार पूरी तरह से आज्ञाकारी हैं। वे राजद्रोह कैसे कर सकते हैं? यह तो किसी की साजिश है। उनके बोलने के तुरंत बाद ही दो और सरकारी अधिकारी आगे आए और सुयन की ओर से स्पष्टीकरण देने लगे। यद्यपि ड्यूक छेनेबुओ की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनके गुट का दरबार में प्रभाव बना हुआ था और वे स्वाभाविक रूप से सुयन को फंसाए जाने को चुपचाप नहीं देखते। इसके तुरंत बाद दो सैन्य अधिकारी भी आगे आए और अपनी छाती पीटते हुए आश्वासन दिया कि किन के राजकुमार का विद्रोह करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इस दृश्य को देखकर कतार में खड़े कई राजकुमारों ने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। सुयन की सेना और मंत्रियों दोनों के बीच वास्तव में बहुत मजबूत पकड़ थी। अगर उसे जल्द ही खत्म नहीं किया गया
तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वह मूल कारण था जिसके चलते वे सुयन को मरा हुआ देखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। द्वितीय राजकुमार सुडिंग आधा कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता भरी मुस्कान थी, लेकिन उसके पीछे एक तीखी धार छिपी थी। पिता सम्राट, आपका पुत्र किसी गिरे हुए व्यक्ति को और परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि किन के राजकुमार से हाल ही में युवराज का पद छीन लिया गया है, और यह स्वाभाविक है कि उनके मन में असंतोष है। अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति उन्हें उकसाए तो क्या होगा? उसने जानबूझकर अपने वाक्य के अंत को लंबा खींचा और सुयन की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। चौथे राजकुमार सुशील ने हाथ फैलाते हुए कहा, दूसरे भाई सही कह रहे हैं। किसी के दिल में क्या है, यह कोई सचमुच नहीं जान सकता। किनका राजकुमार ऊपर से तो वफादार दिखता है, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि उसकी कोई निजीत्वाकांक्षा नहीं है? आखिर सिंहासन का लालच तो बहुत बड़ा है। दोनों एक साथ बोले। उनकी आवाजों में संदेह साफ छलक रहा था। हालांकि अन्य राजकुमार चुप रहे, लेकिन उनकी निगाहें सुयन पर टिकी हुई थी। कुछ प्रसन्न हो रहे थे, जबकि अन्य केवल तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। द्वितीय राजकुमार सुडिंग कुलीन रानी चैन के पुत्र थे, जिन्हें जयांगनान के शक्तिशाली चैन परिवार का समर्थन प्राप्त था। चैन परिवार पीढ़ियों से व्यापार और राजनीति में संलग्न था। जयांगनान के अधिकांश अधिकारी उनके प्रति सम्मान रखते थे। चौथे राजकुमार सुशिन कुलीन महारानी के पुत्र थे। दक्षिण पश्चिम काली परिवार एक प्राचीन कुलीन वंश था, जिसके पास भूमि, खदानें और यहां तक कि निजी सेनाएं भी थी। अन्य राजकुमारों को भी उनके मातृवंश का समर्थन प्राप्त था। हालांकि उनका प्रभाव चैन याली परिवारों जितना अधिक नहीं था, फिर भी वे सभी गुप्त रूप से सत्ता हथियाने की होड़ में